जय हिंद दोस्तों। हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर जीत आपकी है ये दोस्त, बस अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। तो जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 26 फरवरी और 26 फरवरी को आपका एसएससी जीडी का एग्जाम था, जो कि फर्स्ट का भी एग्जाम समाप्त हो गया है। फर्स्ट में आपके 20 जीके जिसके प्रश्न पूछे गए थे, जो कि अधिकतम सारे प्रश्न जो कि मुझे प्राप्त हो गए, उन सभी प्रश्नों को देखेंगे, साथ में उनसे जो इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट को भी देखेंगे। जैसा कि हमने पिछले 5 दिनों में देखते आया है, वहाँ से ही आपको प्रश्न जो कि देखने को आगे के शिफ्टों में मिल रहे हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। बिना किसी देरी के इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग जाकर वहाँ से ज्वाइन जरूर हो जाइएगा। ठीक है, तो देखिए आज का जो पहला जो प्रश्न है वह है कि सुनील कुमार कौन से खेल से संबंधित है, यानी कि सुनील कुमार हु इज द रिलेटेड टू अ स्पोर्ट। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा रेसलर। ठीक है, रेसलर इसका राइट आंसर होगा। हिंदी में कहे तो पहलवान। पहलवान सुनील कुमार की बात करें तो एशिया खेल जो आपका 2023 हुआ था हांगजो चीन में, वहाँ पर दोस्तों 13 साल में भारत का पहला ग्रीको रोमन कुश्ती पदक है, जो कि इन्होंने जीता है। 87 केजी वर्ग में कांस्य पदक इन्होंने जीता था। ठीक है, इसलिए चर्चा में आए थे और आपका प्रश्न है जो कि बना है। 13 साल पहले आपके गुआंगजो 2010 में रविंदर सिंह और सुनील कुमार राणा द्वारा कांस्य पदक जीतने के बाद ये ग्रीको रोमन कुश्ती में भारत का पहला पदक था। ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स वीडियो में आगे बढ़ते हैं, इससे पहले दोस्तों आपको बता दें कि आप लोग की भारी डिमांड पर पिछले 5 दिनों में 20 शिफ्टों में जो एग्जाम कंडक्ट हुआ है, 20 शिफ्टों में तकरीबन 400 प्रश्न आपके जीके जिसके पूछे गए हैं। उन 400 प्रश्नों में 350 प्लस प्रश्न जो कि मैं पाने में सफल रहा हूँ। तो इन 350 प्रश्नों का पीडीएफ साथ में उनसे जुड़े इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट्स को इस पीडीएफ में बनाया गया है। अगर आप इसे परचेज करना चाहते हैं तो दोस्तों आपको 2 व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, दोनों व्हाट्सअप नंबर में से किसी एक पर संपर्क कर लीजिएगा। इसके अलावा लिंक भी आपको कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप लोग सीधे रीडायरेक्ट हो सकते हैं। 350 प्रश्न रहेंगे, साथ में उनसे जो इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट्स रहेंगे, जहाँ से आपके प्रश्न आ रहे हैं। 20 तारीख से आपका एग्जाम शुरू हुआ था और 24 तारीख तक का ये पीडीएफ रहेगा। छात्र छात्राओं की स्मृति पर आधारित ये पीडीएफ है। पहले ही आपको बता दूं कोई आंसर की का पीडीएफ नहीं है। ठीक है, इसके अलावा आपको बता दें आप लोग कमेंट मैसेज करके इसको प्राप्त कर लीजिएगा। हाँ, ये पीडीएफ आपको जब तक आपका एग्जाम चलेगा, या आप चाहिए तो जब तक एग्जाम एसएससी का खत्म ना हो जाए, जब तक आपको ये मिलता रहेगा। ठीक है, तो उसके लिए चिंतित रहिएगा कि बस इतना ही पीडीएफ मिलेगा क्या, नहीं, आगे का भी मिलेगा। ठीक है, चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि आकार की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है पूरे विश्व में, यानी कि व्हाट इज द रैंक ऑफ द इंडिया इन द टर्म्स ऑफ एरिया एमंग द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा 7वां। ठीक है, भारत का जो स्थान है पूरे ये विश्व में आपका आकार यानी कि एरिया की दृष्टि से, आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका 7वां है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कितना किलोमीटर क्षेत्रफल है भारत का, तो 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा आकार के दृष्टि से विश्व का 7वां है। इसका स्थान आपका पहला स्थान पे आपका रूस आता है, सेकंड पर आपका कनाडा आता है, थर्ड पर आपका अमेरिका आता है, फोर्थ पर आपका चीन आता है, 5वां पर आपका ब्राजील आता है, 6ठा पर दोस्तों आपका ऑस्ट्रेलिया आता है। इसके बाद अपना देश भारत का स्थान आता है। ठीक है, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का अगर परसेंटेज की बात करेंगे तो कुल भौगोलिक क्षेत्र का जो परसेंटेज है वो आपको 2.4% है, इसको भी याद रखिएगा। भारत की जो कुल भूमि सीमा लगती है आपका 1520 किलोमीटर की लगती है, और समुद्र तट की कुल लंबाई की बात करेंगे तो 7516.6 किलोमीटर लगती है। भारत है जो दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया का हिस्सा है, यह अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी भूमि साझा करती है, कुल 4096 किलोमीटर का भूमि, सबसे कम 106 किलोमीटर का अफगानिस्तान के साथ। ठीक है, टोटल 7 देशों के साथ। ठीक है, स्थलीय सीमा साझा करता है भारत, इसको भी याद रखिएगा। भारत के विषय में देखें तो भारत दक्षिण में हिंद महासागर, पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है। सबसे दक्षिणी बिंदु की बात करेंगे तो इंदिरा पॉइंट है, सबसे उत्तरी बिंदु की बात करेंगे तो इंदिरा कोल है। इसके अलावा उच्चतम बिंदु की बात करेंगे तो कंचनजंगा है, और सबसे नीचा बिंदु की बात करेंगे तो कुतुब है। ठीक है, भारत बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान के साथ अपनी जमीनी सीमा साझा करता है, इस बात को भी याद रखिएगा। यहाँ से भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि गंभीरा थाली यात्रा किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य शैली है। ठीक है, आपसे पूछा गया था सिर्फ यात्रा, मैंने आगे इसको जिनका भी एग्जाम का उनके लिए 2 और नाम जोड़ दिया है। ठीक है, तो यात्रा की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। लेकिन आपके जो प्रश्न बता रहे थे बच्चे, वो बता रहे थे कि आपका शायद उड़ीसा ऑप्शन में दिया गया था, तो बिल्कुल दिया जा सकता है, लेकिन वहाँ पर आपका यात्रा नहीं होगा, वहाँ पर आपका होगा डांडा यात्रा। ठीक है, डांडा यात्रा जो फेस्टिवल है वो दोस्तों आपका उड़ीसा के गंजाम जिले में मनाया जाता है। ठीक है, तो डांडा यात्रा होगा, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आपसे सिर्फ यात्रा होगा तो पश्चिम बंगाल होगा, लेकिन डांडा यात्रा होगा तो इसका राइट आंसर आपका उड़ीसा हो जाएगा, इस बात का भी ख्याल रखिएगा। ठीक है, गंभीरा थाली यात्रा पश्चिम बंगाल का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। यात्रा नृत्य पश्चिम बंगाल में प्रसिद्ध है, और विवेक और नीति भय 2 आकृतियां जिसमें निरंतर रूप से नीति में दर्शकों का ध्यान है जो कि खिंचता है। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो पूछा गया कि पंडित शिव कुमार जो शर्मा है किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। हमने आपको बताया था इसी पिक के माध्यम से आपको बताया था कि जब भी कोई भी वाद्य यंत्र से वादक पूछा जाएगा तो आपको यहाँ से ही पूछा जाएगा। जैसा कि हमने पंडित शिव कुमार शर्मा जी के बारे में बताया था कि जब भी संतूर वाद्य यंत्र से रिलेटेड कोई पर्सन का नाम पूछा जाएगा तो पंडित शिव कुमार शर्मा का पूछा ही जाएगा, और आज देखिए आपका पूछा ही जा चुका है। ठीक है, तो पंडित शिव कुमार शर्मा की बात करेंगे तो इनका संबंध आपका किससे है? संतूर से। जन्म 13 जनवरी 1938 को जम्मू कश्मीर में हुआ था। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है? तो इंपॉर्टेंट यह है कि पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर वादक से संबंधित है। हरी 50 सोचा की बात करेंगे तो ये पूछा भी नहीं गया, लेकिन हाँ कंफर्म पूछा जाएगा, 100% लिख कर ले लीजिए, बांसुरी वादक है। उस्ताद जाकिर हुसैन भी पूछा जाएगा क्योंकि इनको 2023 में पद्मश्री अवार्ड दिया गया है, तो तबला वादक है। अमजद अली खां आपसे पूछा जा चुका है, सरोद वादक है, आगे भी पूछा जाएगा। बिस्मिल्लाह खां की बात करेंगे तो ये आपका बिस्मिल्लाह खां सनाई वादक है, पूछा जा चुका है। पंडित रविशंकर की बात करेंगे तो पूछा जा चुका है, सितार वादक है। पंडित राम नारायण शर्मा 100% पूछा जाएगा, आगे की शिफ्टों में लिख लीजिए, सारंगी वादक है। उस्ताद असद अली खां के बारे में पूछा जा चुका है, रुद्र बिना ये वाद्य यंत्र से संबंधित है। रामानंद बी राघवन के बारे में नहीं पूछा गया है, 100% पूछा जाएगा, मृदगम से है। और टी.एच. विनायकरम के बारे में भी 100% पूछा जाएगा, घाटम से है, आप लोग लिख कर ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत अपना पद धारण करता है। आपका हो सके तो क्वेश्चन आपका इस प्रकार पूछा गया होगा कि भारत के जो महान्यायवादी है वो किसके पश्चात पर्यंत पद धारण करता है, तो इसका राइट आंसर आपका राष्ट्रपति हो सकता है। ठीक है, लेकिन कुछ भी पूछा गया हो, आपका चाकू सेव पर गिरे या चाकू पर गिरे बात तो बराबर है। ठीक है, अगर महान्यायवादी होगा तो ऑप्शन महान्यायवादी मारना है, राष्ट्रपति ऑप्शन में होगा तो राष्ट्रपति मारना है। ठीक है, तो भारत का जो महान्यायवादी को भारत सरकार के प्रमुख कानूनी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया जाता है। इसके अलावा भारत के संविधान का अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति के द्वारा महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति की जाती है। वर्तमान में अटॉर्नी जनरल आपके कौन है, तो आपके बता दें, पहले आपके के वेणुगोपाल हुआ करते थे, अब लेकिन वर्तमान में आर वेंकट रमनी जी आपके अटॉर्नी जनरल है, आर वेंकट रमनी। ठीक है, ये 16वें अटॉर्नी जनरल है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। और आपको बता दें कि अटॉर्नी जनरल के कार्यकाल के बारे में संविधान में कोई भी निश्चित व्याख्या नहीं दी गई है, हालांकि उन्हें राष्ट्रपति के द्वारा किसी भी समय पद से हटाया जा सकता है। अटॉर्नी जनरल को राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपकर किसी भी समय राहत मिल सकती है। अटॉर्नी जनरल पारिश्रमिक संविधान में निर्धारित नहीं की गई है, और संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार अटॉर्नी जनरल या पारिश्रमिक राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित की जाती है, इसलिए वो राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत अपना कार्यालय रखता है। अगला है डूरंड कप किस खेल से संबंधित है। हमने पहले ही कहा था कि डूरंड कप के विषय में आपसे पूछा ही जाएगा, तो देखिए आज पूछा जा चुका है, जिसका संबंध आपका फुटबॉल से है। डूरंड फुटबॉल टूर्नामेंट की स्थापना 1888 में हुआ था। ये भारत में फुटबॉल का सबसे पुराना प्रतियोगिता है। पहली बार आपका शिमला में आयोजित हुआ था, इस बात को भी आप याद रखिएगा। और एशिया का सबसे पुराना मौजूदा फुटबॉल टूर्नामेंट है, मतलब कि आज भी खेला जाता है। इसका जो नाम है इसके संस्थापक मोर्टिमर डूरंड के नाम पर रखा गया है, जो कि 1884 से लेकर 1894 तक भारत के प्रभारी आपके क्या थे, तो विदेश सचिव थे। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा कुछ और खेल हैं, जैसा कि आपका वार्कर कप से संबंधित किससे है, वार्कर कप तो आपका गोल्फ से है। डूरंड कप के विषय में आपका पूछा जा चुका है, फुटबॉल से है। अमेरिकन कप आपका नौकादौड़ से है, नौकादौड़ से एक नेहरू ट्रॉफी भी है जो कि याद रखिएगा केरल से संबंधित है। कोलंबो कप आपका फुटबॉल से है, भारत पाकिस्तान श्रीलंका और म्यांमार के बीच खेला जाता है। डेविस कप है जो कि टेनिस पुरुष से रिलेटेड है। बिली जीन किंग कप आपका टेनिस से ही संबंधित लेकिन महिलाओं का है। जुल्स रिमेट ट्रॉफी आपका विश्व फुटबॉल ट्रॉफी है, ये आपका किसका है, तो ये आपका ये सॉकर का है। इसके अलावा राइडर कप की बात करेंगे तो ये आपका गोल्फ से संबंधित है पुरुषों का। सुधीरमन कप आपका बैडमिंटन से है। श्वेथलिंग कप आपका विश्व टेबल टेनिस पुरुष से है। और टुंकू अब्दुल रहमान कप आपका एशियाई बैडमिंटन से संबंधित है। ठीक है, इसके अलावा कुछ और हैं, जैसा कि उबेर कप है जो कि आपका बैडमिंटन से संबंधित है महिलाओं का। बिलियन जोन्स कप बास्केटबॉल से। प्रूडेंशियल वर्ल्ड कप आपका क्रिकेट से है। इजरा कप आपका पोलो से है। ध्यानचंद पुरस्कार आपका भारत में आजीवन उपलब्धियों के लिए खेल सम्मान दिया जाता है। दलप ट्रॉफी आपका प्रथम श्रेणी क्रिकेट से है। हॉकी से देखिए तो गुरु नानक देव गोल्ड ट्रॉफी है। महाराजा रणजीत सिंह ट्रॉफी जो कि पूछा जा चुका है, सिंह गोल्ड ट्रॉफी है। इसके अलावा हॉकी से आपका रंगास्वामी कप भी है। नौकादौड़ से संबंधित आपका नेहरू ट्रॉफी है। फुटबॉल संबंधित आपका रोबर्ट्स कप है। इन सभी को याद कीजिएगा, इन सभी को 2-3 बार पढ़िएगा, आपको कॉमेंट PDF आपको मिल जाता है, तो आप लोग जाकर कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो भारत के हरित क्रांति के जनक थे आपके MS स्वामीनाथन, जिनका भी हाल ही में आपका चेन्नई में इनका निधन हुआ है 98 वर्ष की आयु में, तो इसको भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा इनको बहुत सारे पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जैसा कि अभी हाल ही में 2024 में इन्हें मरणोपरांत भारत रत्न देने की घोषणा किया गया है। ठीक है, इसके अलावा पद्म श्री इनको दिया गया था 1967 में, पद्म भूषण दिया गया था 1972 में, पद्म विभूषण दिया गया था आपका 1989 में, और मैग्सेसे पुरस्कार 1971 में दिया गया था। विश्व खाद्य पुरस्कार 1987 में दिया गया था। ये भारत में हरित क्रांति के जनक है। विश्व हरित क्रांति के जनक आपके नॉर्मन बोरलॉग साहब जी हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि अक्टूबर 2023 में RBI के कार्यकारी निदेशक कौन बनाए गए हैं।
तो कार्यकारी निदेशक की बात करेंगे अक्टूबर 2023 में, तो इसका राइट आंसर आपका मुनीष कपूर हो जाएगा। ठीक है, मुनीष कपूर 2023 में आरबीआई के कार्यकारी निदेशक बनाए गए हैं, तो इसका राइट आंसर होगा। आरबीआई की बात करते हैं तो फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है। भारत का क्या है, तो एक केंद्रीय बैंक है। यह राष्ट्रीय मुद्रा भारतीय रुपये से संबंधित मौद्रिक नीति को नियंत्रित करता है। आरबीआई के मूल कार्य मुद्रा जारी करना, भारत में मौद्रिक स्थिति बनाए रखना, मुद्रा का संचालन करना और देश की क्रेडिट प्रणाली को बनाए रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि नवंबर 2023 में गृह लक्ष्मी योजना 2023 किस राज्य ने शुरू किया है। तो देखिए, गृह लक्ष्मी योजना है जो कि बहुत सारे राज्यों के द्वारा शुरू किया गया था। नवंबर 2023 की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर आपका कर्नाटक होगा। इसके अलावा बात करेंगे, इस योजना के तहत कर्नाटक सरकार ने आपका 2000 रुपये प्रति माह ट्रांसफर करेंगे किसको, घर के महिलाओं की मुखिया को। ठीक है, इसके अलावा आपका अगस्त 2023 में भी आपका इस गृह लक्ष्मी योजना का शुरुआत किया गया था तेलंगाना सरकार के द्वारा, जो एससी एसटी और बीसी समुदाय की महिलाओं के लिए एक वित्तीय सहायता कार्यक्रम था। ठीक है, इसके अलावा जो बच्चे ने प्रश्न बताया है, उन्होंने बताया कि इसका राइट आंसर आपका एमपी होगा। ठीक है, अगर एमपी होगा तो आप लोग बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। अगर एमपी होगा तो आपका डेट बताइएगा किस डेट का पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि अभिनव बिंद्रा ने ओलंपिक में किस वर्ष स्वर्ण पदक जीता था। वर्ष पूछा गया था, तो वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा 2008 में। ठीक है, अभिनव बिंद्रा ने निशानेबाज खेल में 2008 में आपका बीजिंग ओलंपिक हुआ था, उसी में आपका स्वर्ण पदक है जो कि इन्होंने जीता था 10 मीटर एयर राइफल में। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, ये 1980 के बाद भारत का पहला स्वर्ण पदक था जब पुरुषों की फील्ड हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक है जो कि जीता था। अभिनव बिंद्रा के भारतीय पेशेवर निशानेबाज हैं, व्यापारी हैं और 10 मीटर राइफल कार्यक्रम में विश्व ओलंपिक चैंपियन है। ठीक है, तो 2008 इसका आपका राइट आंसर हो जाने वाला है। इसके अलावा बात करेंगे, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि अरुणाचल प्रदेश में खामटी जनजाति के द्वारा कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। तो अरुणाचल प्रदेश की बात करेंगे तो अरुणाचल प्रदेश में जो खामटी जो जनजाति रहती है, खामटी, पहली बात तो इसको ये डायरेक्ट याद रखिएगा, खामटी जनजाति रहती कहाँ है, तो अरुणाचल प्रदेश में। इनके द्वारा कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, तो इनके द्वारा त्यौहार बनाया जाता है वो आपका संकेन या सांकेन महोत्सव बनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सांकेन या सांकेन महोत्सव इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा सांकेन महोत्सव अरुणाचल प्रदेश के सबसे अनोखे धार्मिक त्योहारों में से एक है। सांकेन 3 दिवसीय त्यौहार है और ये हर साल 14 फरवरी को मनाया जाता है। 14 फरवरी को और क्या मनाया जाता है आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। यह त्यौहार मुख्य रूप से लोहित जिले के खामती जनजाति के द्वारा मनाया जाता है और हालांकि सांकेन पूरे अरुणाचल प्रदेश में व्यापक रूप से मनाया जाता है। ठीक है, और बाकी जो भी चीज़ें हैं यहाँ पर आप लोग पढ़ लीजिएगा, आपके एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी नॉलेज रखना चाहते हैं तो आप लोग पढ़ सकते हैं। अगला है कि वराहमिहिर की पुस्तक पंच सिद्धांतिका में कितने भाग है। ठीक है, पहली बात तो पंच सिद्धांतिका जो पुस्तक है किसका है, वराहमिहिर का है, लेकिन पूछा गया था कितने भाग है, तो इसमें आपका 5 भाग है। तो इसका राइट आंसर आपका 5 हो जाएगा। पंच सिद्धांतिका या 5 खगोलीय सिद्धांतों पर ग्रंथ वराहमिहिर का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है और पहले के भारतीय कार्यों का विवरण प्रदान करता है जो अब लुप्त हो गया है। यह लगभग 575 ईसा पूर्व में लिखा गया था। यह कार्य 5 लेखकों के द्वारा गणितीय खगोल विज्ञान पर पिछले 5 कार्यों का सारांश है, जिनमें सूर्य सिद्धांत है, रोमाका सिद्धांत है, पोलिशा सिद्धांत है, वशिष्ठ सिद्धांत है और आपका पितामह सिद्धांत शामिल है। यह हेलेनिस्टिक और वेदांग ज्योतिष खगोल विज्ञान का संकलन है। वराहमिहिर पहले व्यक्ति थे जिन्हें बताया कि विश्व प्रतिवर्ष 50.32 चाप सेकेंड या आयन से बदलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया कि मेंडलीव की आवर्तसारणी किस पर आधारित था। ठीक है, पर पूछा गया था किस पर आधारित था। जो मेंडलीव का जो आवर्तसारणी है वो दोस्तों आपका परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आपका परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा। ठीक है, इनका पूरा नाम था दिमित्री इवानोविच मेंडलीव, एक रूसी वैज्ञानिक थे। आवर्तसारणी के प्रारंभिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदानकर्ता थे। कई आवर्तसारणी बनाई लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मेंडलीव आवर्तसारणी थी। 1969 में जो आपका न्यूलैंड का ऑक्टेव नियम आया था उसकी अस्वीकृति के बाद मेंडलीव ने अपनी मेंडलीव की आवर्तसारणी है जो कि पब्लिक में आई थी। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा, न्यूलैंड का ऑक्टेव नियम कब आया था, 1869 में आया था। ये भी प्रश्न आपका पूछा जा चुका है। इसके अलावा मेंडलीव के कार्य के दौरान केवल 63 तत्व ही ज्ञात थे, इसको भी याद रखिएगा। ये भी प्रश्न आपका पूछा जा चुका है। पहले बताते हैं, जो भी हम यहाँ पर बताते हैं वो तो पहले पूछा जा चुका होता है या आगे पूछा जाएगा, बस उतना ही बताते, ज़्यादा कुछ नहीं। अगला है कि 2023 तक मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है। तो 2023 की बात करेंगे तो मौलिक कर्तव्यों की संख्या आपका 11 है। अगर यहाँ पर मौलिक कर्तव्य की जगह यहाँ पर आपका मौलिक अधिकार रहता तो इसका राइट आंसर 6 हो जाता, लेकिन आपका मौलिक कर्तव्य पूछा गया था तो 11 हो जाएगा। 1976 में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसे जोड़ा गया था संविधान में। उस समय जोड़ा गया था 10, लेकिन 2002 में आपका एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा जाता है, तब जाकर आपका वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य होता है। 86वां संविधान संशोधन के माध्यम से वो 11 मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। यहाँ सभी प्रश्न आपको पूछा जाता है। पूछा कैसे जाता है, जैसे कि आपका मौलिक कर्तव्य आपका अनुच्छेद 51A में है। ठीक है, तो 51A का सब क्लोज ए में कौन सा मौलिक कर्तव्य है, 51A के सब क्लोज बी में कौन सा मौलिक कर्तव्य है, इस प्रकार करके पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आपको बता दें कि पहला जो है
भारतीय संविधान का पालन करें, इसके आदर्शों और संस्थानों, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करे हैं। दूसरा है कि राष्ट्र स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों को संजोए उनका पालन करना है। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना है, उसकी रक्षा करना है। अगला है कि देश की रक्षा करना है, आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रीय सेवाएं प्रदान करना है। अगला है कि धार्मिक, भाषाई और क्षेत्रीय अनुभागीय विविधताओं से परे भारत के सभी लोगों के बीच सद्भाव और समान भाईचारों की भावना को बढ़ावा देना है और महिलाओं की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करना है। अगला है कि देश की मिश्रित संस्कृति का समृद्ध विरासत को महत्व दें और उसका संरक्षण करें। अगला है कि जंगलों, झीलों, नदियों और वन जीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना है, सुधार करें और जीवित प्राणियों के प्रति दया रखें। आठवां है वैज्ञानिक सोच, मानवतावाद तथा जिज्ञासा एवं सुधार की भावना का विकास करना है। नौवां है कि सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना है, हिंसा से दूर रहना है। 10वां है कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की दिशा में प्रयास करना है ताकि राष्ट्र लगातार प्रयास और उपलब्धि के उच्च स्तर तक पहुँच सके। इसके अलावा आपका 11वां है 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के बच्चे या प्रतिलाभ को शिक्षा के अवसर प्रदान करना है। यह मौलिक कर्तव्य आपका 6वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। ठीक है, इसको भी आप याद रखना है। इसके अलावा अगला है वह है कि अप्रैल 1929 में भगत सिंह ने जो बम आपका कहाँ फेंका था, ये पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर आपका दिल्ली विधानसभा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो बम है आपका भगत सिंह ने दिल्ली विधानसभा में है जो कि फेंका था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। कब फेंका था? अप्रैल 1929 फेंका था। अगर आपसे पूछा जाता है किसके साथ फेंका था, तो बटुकेश्वर दत्त के साथ है जो कि इन्होंने फेंका था। ठीक है, कहाँ फेंका था? नई दिल्ली में केंद्रीय विधानसभा के अंदर 2 बम फेंके थे। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। इसी के दौरान ये पकड़ा जाते हैं, बाद में इनको संघर्ष की हत्या के लिए इनको फांसी दे दिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा प्रसिद्ध जो इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा है इन्हीं के द्वारा दिया गया था और लाहौर षड्यंत्र मामले में मौत की सजा इनको सुनाई गई थी। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि मोहिनीअट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य थे। तो मोहिनीअट्टम की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो केरल हो जाएगा। मोहिनीअट्टम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो केरल का शास्त्रीय नृत्य है, इसका राइट आंसर आपका केरल हो जाएगा। इसके अलावा पूछा गया कि मोहिनीअट्टम है जो किस भगवान से संबंधित है, तो विष्णु भगवान से संबंधित है, इसको भी आप याद रखिएगा। सुनिंदा नायर याद रखिएगा, मोहिनीअट्टम में मास्टर डिग्री हासिल करने वाली भारत की पहली महिला बनी थी। उन्होंने मुंबई विश्वविद्यालय से मोहिनीअट्टम में आंतरिक गीतात्मक नारीवाद में PhD थीसिस पूरी की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया? अनएम्प्लॉयमेंट रेट के बारे में, यानी कि बेरोजगारी दर का शायद आपसे फॉर्मूला पूछा गया था। तो अगर 2022-23 में पूछेगा कितना है, तो 13.4% है। लेकिन अगर आपसे फॉर्मूला पूछा गया होगा तो इसका फॉर्मूला हो जाता है बेरोजगार श्रमिक। ठीक है, बेरोजगार श्रमिक बट्टा कुल श्रमिक बल, बेरोजगार श्रमिक बट्टा कुल श्रमिक बल इंटू 100, इसका क्या होगा? आपका फॉर्मूला हो जाता है बेरोजगारी दर का या अनएम्प्लॉयमेंट रेट का। तो इसको भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा मुझे नहीं लगता है कि इसके अलावा भी कोई और आपके प्रश्न पूछे गए होंगे। एक आपका उसमें डाउट है, तो एक आपका गृह लक्ष्मी योजना का देख लीजिएगा, उसका राइट आंसर आपका MP होगा। हम उसको पेटीएम में सुधार कर देंगे लेकिन आपका महीना पूछा गया होगा कुछ उसमें जरूर। यात्रा उत्सव आपका तो पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है, लेकिन आपका उड़ीसा वाला पूछा गया था, तो आप उसको भी याद कर लीजिए, उसको भी सही कर लीजिएगा। ठीक है, पश्चिम बंगाल में भी मनाया जाता है, लेकिन डंडा यात्रा आपका कहाँ मनाया जाता है? तो उड़ीसा में मनाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा बात करेंगे तो और भी प्रश्न तो मुझे नहीं लगता है कि इसके अलावा भी कुछ पूछा गया है। तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। और 2 और हिंदी का भी प्रश्न मिला था, बस्तर का प्राय। तो बस्तर का जो प्राय होता है मानव योद्धा जननायक आदिवासी मसीहा होता है। ठीक है, तो ये भी प्रश्न आपका पूछा गया था। ठीक है, और आपको बता दें अगर सभी शिफ्टों का PDF लेना चाहते हैं, यानी कि अभी तक 5 दिनों में जो एग्जाम आपका कंडक्ट हुआ है 20 शिफ्टों में 350 प्रश्नों का PDF आपको मिलेगा। इसको आप प्रिंट भी करा सकते हैं और उसको मोबाइल से भी पढ़ सकते हैं। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, नहीं तो आप लोग यहाँ पर 2 WhatsApp नंबर दिख रहा होगा, दोनों में से किसी एक पर संपर्क कीजिएगा तो आपको ये PDF आपको मिल जाएगा। आशा करते हैं वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। जाएंगे।